तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे ये समझने से कि पॉलिनॉमियल्स आखिर होते क्या हैं। पॉलिनॉमियल्स दो वर्ड्स को मिला के बनता है पॉली और नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनॉमियल्स ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारी चीजों के प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से बनी हो। एक पॉलिनॉमियल में कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि फिक्स नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे यहाँ पे है 3 - 2 3/5। इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। अगर मैं ये लिख रही हूँ तो हमेशा हर जगह इसकी वैल्यू 3 ही होगी। ऐसे ही अगर मैं ये लिखती हूँ तो हर जगह इसकी वैल्यू -2 ही होगी। ये फिक्स्ड है, इसीलिए हम इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल में होते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर है एक्स और वाई। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। एक्स और वाई की वैल्यू अननोन है और वो कुछ भी हो सकती है और बदलती रहती है। जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिखती हूँ कि 3x + 2 = 0, मैं इसको सॉल्व करूंगी, x की वैल्यू -2/3 आएगी। मैं कुछ और इक्वेशन लिख दूं जैसे कि x + 1 = 0, इसको सॉल्व करूंगी, x की वैल्यू -1 आएगी। तो वेरिएबल्स को हम लेटर्स से दिखाते हैं और ये ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। और तीसरी चीज जो पॉलिनॉमियल में होती है वो है पावर। जैसे कि इस पॉलिनॉमियल में यहाँ x की पावर या x के ऊपर 3 लिखा है, तो मतलब यहाँ पे पावर 3 है। ये सारी बेसिक चीजों को मिला के पॉलिनॉमियल बनते हैं। अब ध्यान रखने वाली चीज ये है कि पावर्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। वो सिर्फ होल नंबर्स हो सकती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट नहीं होती है, वो भी फिक्स्ड ही होती है पॉलिनॉमियल्स में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनॉमियल का पहला एग्जाम्पल है 8x। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है 8 और एक वेरिएबल टर्म है x। एक और पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल हुआ x - 4। x यहाँ पे वेरिएबल है, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है। अगला है 10। 10 भी एक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में ही आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पॉलिनॉमियल में सारे कंपोनेंट्स एक साथ हो। अगर कोई भी एक या दो कंपोनेंट्स होते हैं तो हम उन्हें पॉलिनॉमियल ही बुलाते हैं। चौथा एग्जाम्पल है x² - 9/2y + 12। यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और x की पावर भी है। पांचवा एग्जाम्पल है 3xyz + 8xy² -0.1xy - 200y। तो इस तरीके से बहुत सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स तक भी हमारे पास पॉलिनॉमियल होते हैं। जो एक्सप्रेशन अब पॉलिनॉमियल नहीं है उन्हें देख लेते हैं और समझते हैं कि उन्हें हम पॉलिनॉमियल क्यों नहीं कह सकते। तो सबसे पहली है 19/x²। अब इस x² को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 19x⁻² जब भी पावर वाली टर्म डिवीजन में होती है और हमें उसे ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना होता है तो हमें उसका साइन बदलना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर x² बन गया x⁻²। हमने देखा था कि नेगेटिव पावर्स अलाउड नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर भी x इधर डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा 2 + x⁻⁻1। यहाँ नीचे इसकी पावर थी x⁻+1, ऊपर ले जाके हो गई -1। ये भी अलाउड नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स हैं ये डिनोमिनेटर में है, तो इनकी पावर पॉजिटिव तो नहीं होगी, इसीलिए ये भी अलाउड नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। और जो ऐसा स्क्वायर रूट होता है उस पावर का मतलब होता है x⁻1/2। अगर मैं क्यूब रूट करती हूँ तो ये होता है x⁻1/3। क्योंकि फ्रैक्शन पावर्स भी अलाउड नहीं है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल टर्म नहीं होगी। लास्टली ये वाला एग्जाम्पल भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली ही x की पावर -2 दी हुई है जो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल है और कौन सी नहीं है। और अगर बस हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम बता पाएंगे।
इसके बाद देखते हैं कि मोनोनॉमियल, बायनॉमियल और ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशंस क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है मोनोनॉमियल में क्योंकि मोनो आ रहा है तो ये उस तरीके की एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होंगी जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि यहाँ पर 5x -3y² 12। तो इन सब केसेस में सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए ये मोनोमियल है। बायनॉमियल अगर देखें तो यहाँ पर बाय आ रहा है नाम में, इसका मतलब है कि ये ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगी जिनमें एग्जैक्टली दो टर्म्स आएंगी और ये टर्म्स जो हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन से या फिर प्लस या माइनस साइन से कंबाइंड होंगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2x और 7 ये दो टर्म्स आ रही हैं इस एक्सप्रेशन में और ये प्लस से कंबाइंड है। ऐसे ही 3a और 5 भी दो टर्म्स हैं और ये नेगेटिव से या माइनस साइन से कंबाइंड है। तीसरा एग्जाम्पल है x² + 9। तो ये सारे हो गए बायनॉमियल एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स। और तीसरा है ट्राइनॉमियल। अब यहाँ पे नाम में ट्राई आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली 3 टर्म्स होंगी और ये भी प्लस या माइनस के कॉम्बिनेशन से बनी होंगी। तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर x² + 5x + 6, जहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो प्लस से कंबाइंड है। दूसरा एग्जाम्पल है 2y² - 4y + 1, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 4a + 3b - 2c। और इसके अलावा पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मेनी टर्म्स हो। एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं विच इंक्लूड टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो इन सबको समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एक। पहला एग्जाम्पल है 3x² - 5yz + 2z³। तो ये पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि इसमें टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या क्या है। तो जिन चीजों को हम एडिशन से कंबाइन करते हैं उन्हें हम टर्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3x² - 5yz और 2z³ ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं और ये सब मिलके पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो इन्हें हम टर्म्स कहेंगे। अब ये जो टर्म्स हैं इनमें आते हैं कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, ये है 3x²y। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 3, क्योंकि ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसके आगे जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x और y और फैक्टर्स क्या हैं? जिन सारी चीजों के मल्टीप्लिकेशन से टर्म बनती है उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ 3x² के फैक्टर क्या हैं? पहला है 3, फिर क्योंकि x² है इसीलिए 2x फैक्टर होंगे और लास्ट फैक्टर है y। नेक्स्ट टर्म अगर देखें तो वो है -5yz। कोफिशिएंट है यहाँ पर -5, वेरिएबल्स है y और z और फैक्टर क्या क्या है? -5y और z। तीसरा टर्म है 2z³। यहाँ का कोफिशिएंट है 2, वेरिएबल है z और फैक्टर्स हैं 2 और 3 बार z क्योंकि यहाँ पर z³ था। सेकेंड एग्जाम्पल है -4a³ b² + 7ac - 11। तो ये 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना है, -4a³ b², 7ac और -11। तो एक एक करके इनका कोफिशिएंट, वेरिएबल और फैक्टर्स देख लेते हैं। -4a³ b² का कोफिशिएंट है -4, वेरिएबल्स हैं यहाँ पर a और b और फैक्टर्स क्या क्या हो गए? -4, फिर क्योंकि a³ है तो इसका मतलब 3a और b² है मतलब 2b। नेक्स्ट टर्म है 7ac। 7 यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट, a और c हो गए वेरिएबल्स और फैक्टर्स हैं 7a और c। थर्ड टर्म जो है वो है -11। यहाँ पर -11 ही कोफिशिएंट है और यहाँ पे अब क्योंकि कोई भी लेटर नहीं है इसीलिए कोई वेरिएबल्स नहीं है इस टर्म में और फैक्टर सिर्फ एक ही होगा जो है -11। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उनमें साइन भी इंक्लूडेड होता है। तो जैसे अगर यहाँ पर -4a³ b² टर्म है तो कोफिशिएंट -4 होगा, बस 4 नहीं होगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे -11 है तो कोफिशिएंट विल बी -11 एंड नॉट जस्ट 11। क्योंकि इस -11 टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है, ये अकेला ही है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं।
अगला एग्जाम्पल है 9m² n² p माइनस 6mn प्लस p³ माइनस q। ये किन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना है? एक तो ये पहली वाली 9m² n² p, सेकेंड टर्म है माइनस 6mn, थर्ड टर्म है p³ और फोर्थ टर्म है माइनस q। अब एक एक करके इन सारे टर्म्स के कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला है 9m² n² p। कोफिशिएंट है यहाँ पर 9, वेरिएबल्स हैं m, n और p और फैक्टर्स हुए 9, 2m क्योंकि m स्क्वायर है, 2n क्योंकि n स्क्वायर है और एक p क्योंकि p की पावर 1 है यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म है माइनस 6mn। कोफिशिएंट हुआ यहाँ पर -6, वेरिएबल्स है m और n और फैक्टर्स है -6, m और n। थर्ड टर्म है p³। इसका कोफिशिएंट है 1 क्योंकि यहाँ पे p के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो ऐसे केसेस में कोफिशिएंट को हम 1 मानते हैं क्योंकि p³ को मैं 1 इंटू p³ भी लिख सकती हूँ। वेरिएबल यहाँ पर है p और फैक्टर्स है 1, p, p, p। लास्ट टर्म है -q। यहाँ पर कोफिशिएंट है -1। अब यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आगे माइनस साइन है, इसीलिए कोफिशिएंट यहाँ -1 हुआ +1 की जगह। वेरिएबल है यहाँ पर q और फैक्टर्स है -1 और q। तो बेसिकली जब भी हम कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखते हैं, हम देखेंगे कि किन सारी टर्म्स को ऐड करके ये एक्सप्रेशन बन रही है और फिर उन सारी इंडिविजुअल टर्म्स के हम कोफिशिएंट, वेरिएबल और फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जिन टर्म्स के आगे माइनस होता है, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये -6mn है, दैट इज 9m² n² p प्लस -6mn। तो इस तरीके से हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके कोफिशिएंट, वेरिएबल और फैक्टर्स को। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। एक पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से जिसकी भी पावर सबसे बड़ी होती है, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 8x² प्लस 3x³ माइनस 5x प्लस 9, तो इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट वाली टर्म में x की पावर है 2, सेकेंड वाली में x की पावर है 3, थर्ड वाली में है x की पावर 1 और क्योंकि लास्ट वाले में कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर इन सब में से है 3, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अगर 7 हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री 0 होगी। नेक्स्ट वाला है 3x प्लस 1। यहाँ पर x ही एक वेरिएबल है जिसकी पावर है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। नेक्स्ट है 2x² माइनस 4x प्लस 5। इधर फर्स्ट टर्म में x की पावर है 2, सेकेंड टर्म में x की पावर है 1 और थर्ड टर्म में x है ही नहीं, तो यहाँ पर पावर 0 है। इन सब में से 2 इज द हाईएस्ट पावर, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। ऐसे ही ये वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3 और लास्ट वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए इसकी डिग्री होगी 4। थोड़े और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पर 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे x की पावर्स क्या क्या हैं? 4, 2, 1 और 0। तो इनमें से हाईएस्ट पावर है 4, इसीलिए ये पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 4। सेकेंड एग्जाम्पल है 3x³ माइनस 4x प्लस 6। यहाँ पे x की पावर्स हैं 3, 1 और 0। इनमें से हाईएस्ट है 3, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। थर्ड एग्जाम्पल है -7x रेज टू द पावर 5 प्लस 2x² प्लस 9x माइनस 1। यहाँ पे x की पावर्स हैं 5, 2, 1 और 0, जिसमें से हाईएस्ट 5 है, इसीलिए इसकी डिग्री हो गई 5। फोर्थ एग्जाम्पल है 2x² माइनस 8। यहाँ पे x की पावर्स हैं 2 और 0, जिसमें से 2 सबसे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। फिफ्थ एग्जाम्पल है -3x। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। और सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्योंकि कोई x टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 0। इन्हीं डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं।
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x टर्म हो ही नहीं या फिर जिसकी डिग्री 0 हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और उसकी जनरल टर्म हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल यूजुअली एक कांस्टेंट नंबर होता है। नेक्स्ट, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब कि वहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको हम लीनियर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ a और b कुछ नंबर्स हैं और जो ये x है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1 है विच इज द हाईएस्ट पावर हियर, तो इसीलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3x प्लस 1। फिर अगला है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम x की पावर 2 हो, मतलब उसकी डिग्री 2 हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x वाली टर्म्स हैं उसमें से हाईएस्ट पावर 2 की है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फिर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका कुछ इस तरीके से होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी एक्स टर्म्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावर 3 की है, और इसका एग्जाम्पल हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब इन सब के ग्राफ्स देख लेते हैं। डिग्री 0 मतलब कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, या तो ये वाला एक्सिस या ये वाला एक्सिस। तो इस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इस एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये वाली। नेक्स्ट वाला है लीनियर, तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके से होती है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें एक स्लोप होता है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से एक पैराबोला शेप का होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम से कैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाते हैं वो पता चलेगा। इस एग्जाम्पल में राजू एक शॉप में गया जहां पर अलग अलग कलर्स के सील्ड बॉक्सेस थे सेल पे। शॉपकीपर ने उसको बताया कि रेड बॉक्सेस में 4 पेन्स हैं ईच और ब्लू बॉक्सेस में 5 पेंसिल्स हैं ईच। अब अगर राजू ने x रेड बॉक्सेस खरीदे और y ब्लू बॉक्सेस खरीदे, तो वो क्विकली कैसे फिगर आउट कर सकता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन पेंसिल्स क्या रहे होंगे। ऑल्सो अगर उसको 3 एक्स्ट्रा पेन्स मिले इस परचेज पे, तो फाइनली कितने पेन पेंसिल होंगे उसके पास, हमें ये भी बताना है। तो इसको देखते हैं। एक रेड बॉक्स में है 4 पेन्स और एक ब्लू बॉक्स में है 5 पेंसिल्स। अभी अगर उसने x रेड बॉक्सेस खरीदे, तो अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं, इसका मतलब है कि x रेड बॉक्सेस में 4 इंटू एक्स पेन्स होंगे। और इसी तरीके से उसने y ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं। अगर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं, तो y ब्लू बॉक्सेस में 5 इंटू y पेंसिल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ अगर पेन्स और पेंसिल्स हमें निकालने हैं, तो इसका मतलब है हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 4 इंटू एक्स को मैं लिख सकती हूँ 4x, और 5 इंटू वाई को मैं लिख सकती हूँ 5y। टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स यहाँ से कितनी हो गई, 4x प्लस 5y विच इज टोटल। तो अब हमने टोटल क्वांटिटी पेन्स और पेंसिल्स की निकाल ली। नेक्स्ट हमसे ये भी पूछा गया है कि अगर अब उसे 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री के मिले हैं, तो अब उसको टोटल कितने पेन्स और पेंसिल्स ऑल टुगेदर मिले होंगे। तो इसका मतलब है कि हम बस इस वाली प्रीवियस क्वांटिटी में 3 को ऐड कर देंगे, तो हमारी न्यू टोटल क्वांटिटी बन गई 4x प्लस 5y प्लस 3। अब यहाँ पर टर्म्स क्या क्या हैं, 4x, 5y और 3। वेरिएबल्स हैं x और y, जो कि नंबर ऑफ रेड और ब्लू बॉक्सेस को डिनोट कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। फिर 4 और 5 कोफिशिएंट हैं ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, और कांस्टेंट है यहाँ पर 3। एग्जाम्पल नंबर 2, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ L मीटर्स है और विड्थ W मीटर है।
इसको फेंस करके डेकोरेट करना है। लेंथ के अलोंग एक वायर फेंस को लगाना है जिसकी कॉस्ट है ₹100 पर मीटर, और विड्थ के अलोंग वुडन फेंस लगानी है जिसकी कॉस्ट है ₹80 पर मीटर। और पूरे एरिया में स्पेशल सीड्स को सो करना है जो कि अराउंड ₹50 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट करेगा। तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट बतानी है। अब यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन लेंथ प्लस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन विड्थ प्लस द कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स इन द गार्डन। तो एक एक करके ये सारी कॉस्ट को निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन लेंथ। गार्डन की लेंथ दी हुई है L मीटर्स और कॉस्ट है ₹100 पर मीटर। तो क्योंकि हमें दोनों लेंथ्स पे वायर की फेंसिंग लगानी है, इसका मतलब है कि L प्लस L हो जाएगी टोटल लेंथ दोनों लेंथ्स को मिला के। और क्योंकि ₹100 पर मीटर है ये, तो हम 100 को L प्लस L से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी 100 इंटू 2L विच इज इक्वल टू ₹200L। ऐसे ही अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गार्डन विड्थ। तो क्योंकि हमें दोनों विड्थ्स को वुडन फेंस से कवर करना होगा, यहाँ पर हमें W प्लस W टोटल लेंथ को कवर करना है। ₹80 पर मीटर कॉस्ट है, तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट हो जाएगी 80 इंटू द टोटल विच इज W प्लस W। W प्लस W को मैं 2W लिख सकती हूँ, इसीलिए ये हो जाएगा 80 इंटू 2W विच विल बी 160W। फिर लास्ट में हम निकालेंगे कि सीड्स को सो करने की टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि स्पेशल सीड्स को सो करना है जिनका कॉस्ट है ₹50 पर स्क्वायर मीटर, और क्योंकि ये गार्डन के पूरे एरिया में सो होंगे, तो इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट आ जाएगी एरिया इंटू द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसीलिए इस गार्डन का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 50। लेंथ है L और विड्थ है W और इंटू 50, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 50 LW। टोटल कॉस्ट अब क्या आ गई 200L which is cost of fencing the garden length plus 160W which is cost of fencing the garden width plus 50LW which is cost of sowing seeds in the garden। यहाँ पे टर्म्स हैं 200L, 160W और 50LW। वेरिएबल्स हैं L और W। कोफिशिएंट्स यहाँ पर है 200 जो कि L का कोफिशिएंट है, 160 है W का कोफिशिएंट और 50 है LW का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक 20 सेंटीमीटर लेंथ की वायर को अलग-अलग तरीके से बेंड करके रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसा रेक्टेंगल इस वाली वायर से बना सकते हैं जिसकी लेंथ हो 7 सेंटीमीटर और विड्थ हो 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लेंथ हो 5.5 सेंटीमीटर और विड्थ हो 4.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें कुछ और तरीके देखने हैं जिससे 20 सेंटीमीटर की लेंथ के वायर से रेक्टेंगल बन पाए, और हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है ऑफ द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है जिसको बेंड करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है दैट शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस वायर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, जो कि 20 के इक्वल होना चाहिए, 20 मीटर्स के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इस 2 को इधर लेके जाऊंगी तो ये 20 से डिवाइड होगा, मुझे मिलेगा लेंथ प्लस विड्थ शुड बी इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10। तो तभी हमारे पास एक रेक्टेंगल हो सकता है जिसकी लेंथ हो 7 सेंटीमीटर और विड्थ हो 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक और रेक्टेंगल हो सकता है जिसकी लेंथ हो 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ हो 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि इन दोनों ही केसेस में अगर हम लेंथ और विड्थ को ऐड करें, जैसे 7 प्लस 3 यहाँ से हमें 10 मिलेगा, 5.5 प्लस 4.5 यहाँ से भी हमें 10 मिलेगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हम एक ऐसा भी रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लेंथ हो 6 सेंटीमीटर, विड्थ हो 4 सेंटीमीटर, या फिर जिसकी लेंथ हो 8 सेंटीमीटर, विड्थ हो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने देख लिया कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं।
तो अब इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर होगी ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस हिसाब से विड्थ कितनी होनी चाहिए? 10 माइनस द लेंथ, क्योंकि लेंथ प्लस विड्थ का जो सम है दैट इज 10। तो अगर लेंथ है x, इसका मतलब है विड्थ हो जाएगा 10 माइनस x। तो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसकी लेंथ होगी x और विड्थ होगी 10 माइनस x। अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हमें सिंपली लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम x को ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गई जनरल टर्म ऑफ द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। यहाँ पर टर्म्स हैं 10x और माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल है x, कोफिशिएंट है 10 और -1, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है।